डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एडवर्ड थॉर्नडाइक के जो कंट्रीब्यूशन हैं लर्निंग थियरी में, एजुकेशन साइकोलॉजी में, उसको हम पढ़ेंगे। एडवर्ड थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका जो बेसिक कंट्रीब्यूशन रहा है वो कंपैरेटिव साइकोलॉजी और लर्निंग थियरी में रहा है। कंपैरेटिव साइकोलॉजी का मतलब यहाँ पर एनिमल साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी का जो कंपैरिजन है वो करने वाले ये पहले इम्पोर्टेंट विद्वान थे। लर्निंग थियरी में जो इनका थियरी ऑफ कनेक्शनिज्म है, उसने एजुकेशन साइकोलॉजी के जो साइंटिफिक फाउंडेशंस थे उसको ले डाउन करने में बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो एक डिस्टिंक्ट ब्रांच डेवलप हुई साइकोलॉजी में, उसके पीछे सारा कंट्रीब्यूशन थॉर्नडाइक का रहा है। बिहेवियरिज्म हम पढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने पावलोव और वॉटसन किया है पिछले 2 वीडियोस में। तो बिहेवियरिज्म तो इनका कंट्रीब्यूशन है ही, लर्निंग में तो है ही। एनिमल्स को जो क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए साइकोलॉजी में यूज किया जाने लगा, उसके भी ये पायनियर हैं। आपको पता ही है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में जितने भी लॉज हैं, अधिकतर जो हैं वो एनिमल्स पे वो ट्रायल टेस्ट किए गए और उसको फिर ह्यूमन में जनरलाइज किया गया। तो इस ये जो एनिमल्स का इस्तेमाल एक्सपेरिमेंट्स में, वो भी थॉर्नडाइक उसमें भी पायनियर माने जाते हैं। ये पहले साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने लर्निंग थ्योरी, साइकोमेट्री और अप्लाइड रिसर्च, जो स्कूल रिलेटेड सब्जेक्ट के हैं, उसमें कंट्रीब्यूट किया। इसीलिए इन जिसके जिसके जो आउटपुट मिल करके साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन के रूप में डेवलप हुआ। और इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव बाद के जो विद्वान हुए, खासकर स्किनर और क्लार्क हल, इन पे इनका बहुत ज़्यादा असर पड़ा। इम्पॉर्टेंट आइडियाज डिस्कस करते हैं। देखिए, इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया है उसको ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं। वो सिंपल है और बहुत इंट्यूटिव है और बहुत अपीलिंग है। वो कहते हैं कि जब कोई जीव सीखने की प्रक्रिया में कोई नई सिचुएशन उसको मिलती है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन मिलती है, कोई प्रॉब्लम मिलती है, तो वो बार-बार उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है ताकि एरर्स जो हैं वो घटते चले जाएँ और अल्टीमेटली उसको सफलता मिल जाए। इसी को उन्होंने ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहा है। एनिमल इंटेलिजेंस पे जो उनका काम है, उसमें ट्रायल एंड एरर लर्निंग के पहले प्रूफ्स जो हैं, पहले एविडेंसेस जो हैं वो मिले हैं। और बाद में यही जो है वो डेवलप हुआ, जो एसआर लर्निंग आप समझते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग थ्योरी, जो बिहेवियरिज्म और जो कनेक्शनिज्म का आइडिया है, जो बिहेवियरिज्म का आधार बना, वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी का रूट जो है वो उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में हम ढूंढ सकते हैं। इसमें थॉर्नडाइक ने एक हंग्री कैट को एक पजल बॉक्स में डाला और बॉक्स के बाहर उसने एक प्लेट ऑफ फिश रखा, मछली एक प्लेट में रखी। तो कैट ऑब्वियसली चूंकि भूखी थी तो उसको बाहर निकलना था। बाहर निकलने के लिए वो बहुत कोशिशें करती रही और अंततः वो सफल हुई। दूसरी बार जब उसको फिर डाल दिया गया, तो इस बार फिर से उसने अटेम्प्ट किया, लेकिन उसको इस बार कम अटेम्प्ट्स करने पड़े। तीसरी बार अटेम्प्ट्स की संख्या और घटती गई। तो आप देख रहे हैं कि ट्रायल एंड एरर जो था, मतलब जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ेंगे, एरर्स उतने ही घटते चले जाएंगे। ये जो है ट्रायल एंड एरर लर्निंग हुई। इसके कुछ बेसिक कंडीशंस थी। बेसिक कंडीशंस उसके लिए ड्राइव होना चाहिए, मोटिवेशन। जैसे भूख लगी ना हो तो वो ट्रायल ही नहीं करेगा। तो मोटिवेशन होगा तभी लर्निंग व्यक्ति करता है। तो ड्राइव होनी चाहिए, इनर ड्राइव। अच्छा, फिर इजीली अवेलेबल होगा तभी भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप प्लेट उसके मुँह पे ही रख देंगे और बीच में कोई बैरियर नहीं होगा, तो वो लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो कोई ना कोई बैरियर भी होना चाहिए। फिर रैंडम एक्टिविटीज़, कई ट्रायल की कुछ रैंडम एक्टिविटीज़ फिर करनी पड़ती है। फिर एक्सीडेंटली वो दरवाज़ा खुल जाता है और वो जो कैट है वो फिश तक पहुँच जाती है और उसको वो राइट जो बटन था, राइट लीवर था, वो एक्सीडेंटली दब जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट बार जब हम उसको अंदर डालते हैं तो जो राइट रिस्पॉन्स है वो करीब-करीब फिक्सेट हो जाती है और एरर्स की संभावना घटती चली जाती है। इन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग डेवलप किए। देखिए, लॉज ऑफ लर्निंग जो शुरू के 3 हैं,
उसका सारा श्रेय जाता है थॉर्नडाइक को। प्राइमरी और प्राइमरी लॉज का। सेकेंडरी और सबऑर्डिनेट लॉज कुछ तो उन्होंने डेवलप किए, कुछ बाद के विद्वानों ने भी डेवलप किए, तो अभी मैं उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा हूँ। आपको हम बेसिकली ये समझ लें कि लॉज ऑफ लर्निंग जो डेवलप हुए उनके द्वारा ओरिजिनली और बाद में उनके फॉलोअर्स द्वारा 3 तरीके के लॉज माने जाते हैं: प्राइमरी लॉ, सेकेंडरी लॉ और सबऑर्डिनेट लॉ। प्राइमरी लॉ 3 है जिन पे हमको फोकस ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं 3 लॉ पे ज्यादा आता है: लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। इतने पावरफुल हैं, इतने इंट्यूटिव हैं, इतने कॉमन सेंस के लगेंगे कि आज की एजुकेशन सिस्टम में आप देखेंगे कि नोइंगली और अननोइंगली हम उन्हीं लॉज को फॉलो कर रहे हैं। तो प्राइमरी लॉ जो था पहला, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये फंडामेंटल है ट्रायल एंड एरर लर्निंग का, जिसमें रिपीटेड ट्रायल, रिपीटेड प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्सरसाइज हम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि इवन स्कूल कॉलेज सिस्टम में भी, एजुकेशन सिस्टम में भी बार बार जो एक्सरसाइज वर्ड यूज है, कहीं ना कहीं उसके रूट हर चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज हम करते हैं, असाइनमेंट्स हैं, एक ही चीज बार बार जो रिपीट करते हैं, ड्रिल मेथड, जो जैसे हम कोई गलती करते हैं तो टीचर बोलते थे 10 बार लिखिए। आइडिया क्या है कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है कि जितनी बार हम उसको करेंगे उतनी बार हमारी गलतियों की जो संभावना है वो क्रमशः घटती चली जाएगी। इसके 2 पार्ट हैं, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। एक खास परिस्थिति में एक एक्शन को जितना रिपीट किया जाएगा लर्निंग उतनी स्ट्रेंथन होगी, और जब रिपीट नहीं किया जाएगा तो लर्निंग धीरे धीरे वीक पड़ जाएगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इसी को लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज कहते हैं। बहुत मतलब आप देखें कि कोई चीज मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाई, फोर्थ यूनिट के बाद मैंने एग्जाम लिया, तो और फर्स्ट यूनिट का आपने एक्सरसाइजेस बार बार वो नहीं किया है, तब तो हम भूल जाते हैं। तो लॉ ऑफ डिसयूज लग गया ना, आपने रिपीट नहीं किया उस चीज को बार बार, तो आप फिर एग्जाम के टाइम उसको भूल जाते हैं। तो लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ इफेक्ट बहुत पावरफुल है, बल्कि इन तीनों में सबसे अधिक पावरफुल है। लॉ ऑफ इफेक्ट ये कहते हैं कि, और यही जो है लॉ ऑफ इफेक्ट, बेसिकली जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड, कनेक्शनिज्म, बिहेवियरिज्म की बात होती है, उसके रूट में लॉ ऑफ इफेक्ट है कि यदि एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स सामने नहीं है तो हम कोई एफर्ट नहीं करते हैं। मतलब यदि डिजायर्ड रिस्पॉन्स मिलता है, एक स्टिमुलस का रिवार्ड मिलता है जिससे कि सेटिस्फैक्शन होती है, तो वो हम बार बार उस एक्शन को रिपीट करते हैं। मतलब वो मूल बात ये कह रहे हैं कि जो सेटिस्फाइंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जिस स्टिमुलस के एंड में जो रिस्पॉन्स मिलता है वो सेटिस्फैक्शन की तरफ ले जाता है, तो वो व्यवहार बार बार जो ऑर्गेनिज्म है उसको रिपीट करता है। मतलब हमारा व्यवहार कहीं न कहीं उसके रिस्पॉन्स पे टिका हुआ है। तो इफ यू रिकॉल, यही बिहेवियरिज्म का आधारभूत सिद्धांत था। तो यदि रिवार्ड सेटिस्फाई करता है तो, और एक्सरसाइज जो है उस कनेक्शन को स्ट्रेंथन करता है, अदरवाइज ये कनेक्शन जो है वो वीक पड़ जाता है। तीसरा जो प्राइमरी लॉ था, लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस आप समझते हैं कि विलिंगनेस। यदि आप आपका एग्जाम 6 महीने बाद है तो आपकी तैयारी की जो रेडीनेस है वो उतनी नहीं होगी, लेकिन यदि आपका एग्जाम एक हफ्ते बाद है तो तैयारी की रेडीनेस ज्यादा होगी। बल्कि एक दिन बाद है तो आप तो दिन रात एक कर देते हो उसको कवर करने के लिए। तो रेडीनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लर्निंग का, जो एक तरह से मोटिवेशन का फंक्शन है, रिवार्ड का तो है ही। और ये बेसिकली लॉ ये कहता है कि एक एक्शन के लिए जो सेटिस्फैक्शन की तरफ ले जाता है, उसके लिए जो हमारे सेल्स हैं वो ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं। इसी को लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं। सेकेंडरी लॉ, लॉ ऑफ प्राइमेसी, जो सबसे पहले सीखा होता है वो हमको ज्यादा याद रहता है, ये लॉ ऑफ प्राइमेसी कहती है। लॉ ऑफ रिसेंसी कहती है कि जो सबसे रिसेंटली लर्न किया होता है वो सबसे ज्यादा याद रहता है। लॉ ऑफ इंटेंसिटी कहती है कि रियल सिचुएशन के जितना ज्यादा क्लोज होगी वो लर्निंग, जितनी विविड होगी, जितनी वैरिड होगी, जितनी पावरफुल होगी, जितनी गहरी होगी, उतनी ही ज्यादा जो है वो लर्निंग जो है वो डीपर होगा। तो इसकी जो बेसिक मैसेज ये है कि आप जो विजुअल एड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बिना विजुअल एड के दिया पढ़ाते हैं, तो जो इमेजेस की इंटेंसिटी है जो आप लर्नर के दिमाग में फ्रेम हो रहा है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती, उसका जो इम्प्रिंट है
उतना स्ट्रांग नहीं होता, उसको लॉ ऑफ इंटेंसिटी कहते हैं। जो सबऑर्डिनेट लॉज है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स के वो ये कहता है कि जब ये लर्नर के आगे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए वो मल्टीपल एफर्ट करता है ताकि वो करेक्ट रिस्पॉन्स तक पहुंचे। सेट एटीट्यूड, लर्नर के जो लर्निंग एटीट्यूड है वो सब कुछ डिटरमाइन करता है उसकी फ्यूचर लर्निंग को लेके। एनालॉजी एंड असिमिलेशन, यूजुअली जो लर्नर है अपने पुराने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को यूज करता है और उसी के द्वारा नई लर्निंग एक्सपीरियंसेस तक जाता है। एसोसिएटिव शिफ्टिंग, जिस सिचुएशन के प्रति हमारी सेंसिटिविटी का लेवल जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा हमारी लर्निंग स्ट्रांग होती है। प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट, वो ये कहती है कि एक लर्निंग सिचुएशन में जो चीजें उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है उसको सिलेक्टिवली चुनता है और जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं लगती हैं उसको वो रिजेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लासरूम में यदि कोई कोटेशन लिखा हुआ है, आपने रोज उसको देखा बट ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक बार जब आप ध्यान दिलाते हैं कि देखो इसको, इसमें प्रीपोजिशन कैसे यूज हुआ है, इसमें वर्ब कैसे यूज हुआ है, तब आपका ध्यान उस पे जाता है। अदरवाइज लर्नर जो है वो अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के बेस पे एक गिवन सिचुएशन के कुछ पार्ट को एक्सेप्ट करता है और कुछ पार्ट को वो नेग्लेक्ट करता है। तो बेसिक लर्निंग मैसेज इसमें ये है कि आप, क्योंकि लर्नर ऐसा करने वाला है, तो एज ए लर्निंग फैसिलिटेटर आपकी भूमिका जो बनती है वो ये बनती है कि आप उन चीजों को हाईलाइट करें। आप अज्यूम नहीं करें कि चूंकि आप वहां पर है तो लर्नर जो है उसको अपने जो सेंस ऑर्गन्स है उससे उसको एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कुछ ही एलिमेंट्स किसी सिचुएशन के जो हैं उस पर ध्यान जाता है और बाकी चीजें नेग्लेक्ट हो जाती हैं। तो आपने देखा कि थॉर्नडाइक का जो बेसिक कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन साइकोलॉजी में, वो एक तो कनेक्शनिज्म है, और जो 3 लॉज हैं यूजुअली थॉर्नडाइक से जो क्वेश्चन आते हैं वो उसी पे आते हैं। कनेक्शनिज्म, फादर ऑफ कनेक्शनिज्म से आते हैं, और एलिमेंट एनिमल्स का यूज रिसर्चेज में उस पे आता है, और कंपैरेटिव साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो कंपैरिजन है उस पे थॉर्नडाइक के जो क्वेश्चंस हैं